देखिए, लागत से शुरू कर रहे हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग समझ लीजिए, अपने जो वर्ड यूज किया हुआ है सिलेबस के अंदर वही लिख लेते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग बोल दो चाहे कॉस्टिंग बोल दो, एक ही बात है। चलिए शुरुआत कर रहे हैं। लागत लेखांकन जो आपके सिलेबस में दिए हुए उसके हिसाब से बात कर रहे हैं। मेनली तीन इंपॉर्टेंट चीजें आपको दी हुई है यहाँ पे। एक तो इंट्रोडक्शन तो है जो है ही, साथ ही साथ आपको मटेरियल, लेबर और ओवरहेड, ये तीन ही टॉपिक है बस। इसके अलावा कॉस्टिंग में और कुछ भी नहीं है। ठीक है, बहुत नॉमिनल सा पोर्शन है, ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं है, आसान है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आते हैं। आओ बात करते हैं सबसे पहले कुछ टर्म्स के ऊपर कि क्या क्या है। जैसे हम कई बार यूज करते हैं कॉस्ट, या कई बार बात कर देते हैं कॉस्टिंग, या लिखते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंट, या कॉस्ट अकाउंटेंसी। अलग अलग वर्ड यूज होते हैं। जैसे सबसे पहले अगर बात करूं लागत, पांच शब्द हैं, पांच वर्ड्स हैं, इन्हीं से रिलेटेड सारी बातें हैं। पहला, सबसे पहले अगर बोल रहे हैं कॉस्ट तो लागत, कॉस्टिंग तो लागत निर्धारण, कॉस्ट अकाउंटिंग तो लागत लेखांकन, कॉस्ट अकाउंट तो लागत लेखे, और कॉस्ट अकाउंटेंसी तो लागत लेखा शास्त्र। आपसे पूछे अगर कि कॉस्ट का मतलब क्या है, लागत किसको कहेंगे, तो लागत से आप क्या समझते हैं? को बताएं मुझे, लागत से क्या मीनिंग है? हुँ? अरे बोलो ना, ऐसे क्या दिक्कत, पहली बार सुन रहे हो क्या कॉस्ट? बिल्कुल सही बात है। किसी भी यूनिट को बनाने के लिए जो भी हमारे खर्चे लगे होंगे, उन सब खर्चों का टोटल ही हमारे लिए क्या है? कॉस्ट है। बात बिल्कुल सही है। अगर मैं बोलूं कि कॉस्ट यानी लागत, आपने कहा किसी भी प्रोडक्ट को बनाने, यानी किसी उत्पाद के उत्पादन में लगने वाले कुल व्यय, टोटल एक्सपेंसेस। तो एक बात बताओ, मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो ये भी तो प्रोडक्ट ही तो सेल कर रहा हूं मैं। बोलो ना, मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो ये प्रोडक्ट सेल करना हुआ या नहीं हुआ है? कोई उत्पाद बेच रहा हूं मैं, आपको गोलियां बेच रहा हूं कि भाई ये सुबह शाम ले लेना, आपको कॉस्ट याद हो जाएगी, ऐसा नहीं है। तो फिर मैं क्या कर रहा हूं? सेवा प्रदान कर रहा हूं। तो आपने अगर केवल उत्पाद लिख के छोड़ दिया तो ये तो अधूरी डेफिनेशन हुई कि नहीं हुई? तो इसका मतलब इसमें और क्या चीज जोड़नी पड़ेगी? सेवा। यानी अगर किसी भी उत्पाद को उत्पादित करने यानी प्रोडक्शन करने के रेस्पेक्ट में, या फिर सेवाओं को प्रदान करने के संबंध में आपके जो कुल व्यय लग रहे हैं, उन्हें क्या कहा जाएगा? लागत। लेकिन फिर से अधूरी बात है, ये कुल व्यय कौन से? ये जो टोटल एक्सपेंसेस हैं, इनको दो भागों में बांटा जा रहा है। दो प्रकार के हैं ये भी। एक तो है एक्चुअल एक्सपेंसेस, एक तो क्या है? एक्चुअल एक्सपेंसेस, वास्तविक व्यय। और एक क्या है? नोशनल एक्सपेंसेस। अनुमानित या आरोपित भी बोल सकते हैं इसको, आरोपित व्यय। ये क्या है? आपने कभी वर्ड सुना है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अवसर लागत? अवसर लागत, क्या अवसर लागत और नोशनल एक्सपेंसेस एक ही बात है? बात सुनना ध्यान से।
देखिए दो अलग अलग चीजें और बहुत बहुत नॉर्मल सा या बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है इन दोनों के सिचुएशन में। अवसर लागत बोलो या आरोपित व्यय बोलो। मैं आपको बोलूं कि ये प्रीमाइसेस जो है, ये जो बिल्डिंग में आप बैठे हुए हैं, ये बिल्डिंग अगर मेरी खुद की ही है और मेरी अगर खुद की बिल्डिंग है, मैं उसमें अपना बिजनेस चला रहा हूं, मैं अपना इंस्टीट्यूट चला रहा हूं, तो इसमें अवसर लागत तो क्या हो सकती है और आरोपित लागत क्या हो सकती है? क्या होगा ये? बिल्कुल, मैं अगर यही बिल्डिंग किसी और को किराए पर दे देता तो मुझे किराया मिल सकता था। मिल सकता था उसको क्या कहेंगे? अवसर लागत। और अगर मान लीजिए मेरी खुद की बिल्डिंग नहीं होती तो मैं इंस्टीट्यूट कहां चला रहा होता? तो मुझे किराया पे करना पड़ सकता था। अगर पे करना पड़ सकता था तो उसे क्या कहोगे? आरोपित। ठीक है। बहुत सारे लोग इसको एक ही समझते हैं कि अवसर लागत और ये एक ही बात है। एक नहीं है, बहुत छोटा सा डिफरेंस है। और वो छोटा सा डिफरेंस क्या है? अगर आप पे कर सकते थे, पे करना पड़ता आपको, तब तो फिर वो क्या बन जाएगा? आरोपित, यानी नोशनल बन जाएगा। और अगर आपको कुछ मिल सकता था रिटर्न में, तो फिर वो क्या बन जाएगा? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी कि अवसर लागत। अच्छा बताओ, मैं अपना बिजनेस कर रहा हूं, अपना बिजनेस चला रहा हूं, और उस बिजनेस में मैंने अपने ही कैपिटल लगाई है 10 लाख रुपए की। दो बातें हो सकती है। क्या? अगर यही 10 लाख रुपए मैं बैंक में जमा कराता तो ब्याज मिलता, मिलता तो वो मेरे लिए क्या बन जाएगा? अवसर लागत। और मेरे खुद के नहीं होते तो मुझे कहीं ना कहीं से लोन लेके आना पड़ता, लोन लेके आना पड़ता तो उस पर ब्याज चुकाना पड़ता, चुकाना पड़ता तो फिर वो मेरे लिए क्या बन जाएगा? बात समझ में आती है? छोटा सा डिफरेंस। तो अगर मिल सकता है, मिल सकने की प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है आपको, तो फिर वो क्या बन जाएगा? और अगर चुकाना पड़ सकता था तो वो आपके लिए क्या बन जाएगा? नोशनल, यानी कि आरोप। ठीक है। अच्छा, मैं अपने इंस्टीट्यूट में खुद ही पढ़ा रहा हूं, अपने इंस्टीट्यूट में खुद पढ़ा रहा हूं। बताइए इसमें अवसर लागत तो क्या हो सकती है और नोशनल क्या हो सकता है? मैं कहीं और पढ़ा रहा होता तो वहां से मुझे कुछ तनख्वाह मिलती, वो जो पैसे मिलते वो मेरे लिए क्या है? अवसर लागत। और मैं खुद का इंस्टीट्यूट खोल के बैठा हूं, खुद नहीं पढ़ाता तो किसी और को बोलता है तुम पढ़ाओ, तो तुम पढ़ाओ तो फिर वो क्या होगा? आरोप। बात समझ में आती है क्या? तो एक बात बताइए, आपसे अगर पूछा जाए कि लागत किसे कहते हैं, तो लागत क्या कहेंगे? किसी एक उत्पाद को उत्पादित करने अथवा किसी सेवा को प्रदान करने में लगने वाले कुल व्यय। व्यय कौन कौन से? वास्तविक और अनुमानित या आरोपित, उसे लागत कहा जाता है। टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट और रेंडरिंग अ सर्विस, द टोटल एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड। टोटल एक्सपेंसेस मतलब एक्चुअल और नोशनल इज नोन एज कॉस्ट। तो लिख दें जरा पहला पॉइंट। फर्स्ट क्या है हमारे लिए, तो लिखिए पहली डेफिनेशन, कॉस्ट। मीनिंग ऑफ कॉस्ट, लागत से आशय। पॉइंट नंबर 1, मीनिंग ऑफ कॉस्ट, लागत से आशय। तो पहले हिंदी वाले लिखे, किसी उत्पाद, किसी उत्पाद के उत्पादन अथवा सेवा को प्रदान करने, सेवा को प्रदान करने में लगने वाले व्ययों का योग, व्ययों का योग लागत कहलाता है। इंग्लिश वाले लिखें, expenses which are incurred, expenses which are incurred to produce a product
और रेंडरिंग अ सर्विस नोन एज कॉस्ट। ठीक है, पैराग्राफ चेंज करके लिखना, पॉइंट यही रहेगा, चेंज करना। कुल व्ययों में वास्तविक व्ययों तथा अनुमानित अथवा आरोपित व्ययों को शामिल किया जाता है। अनुमानित अथवा आरोपित व्ययों को शामिल किया जाता है। टोटल एक्सपेंसेस इंक्लूड्स एक्चुअल एक्सपेंसेस एंड नोशनल एक्सपेंसेस। ठीक है, नोट लिखेंगे इसके लिए नोट। एक बात समझना, दोबारा से बोलूं इसी बात को ही, तो जो हमको पे करना पड़ेगा या करना पड़ सकता था वो हमारे लिए क्या है, और जो हमको मिल सकता था वो क्या है, अवसर लागत। ठीक है, अब मैं जब भी किसी प्रोडक्ट की कोई कॉस्ट आइडेंटिफाई करने जा रहा हूं, किसी भी प्रोडक्ट की मेरे को कॉस्ट निकालने की है, तो कॉस्ट निकालते टाइम पे मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट कैलकुलेट करते टाइम पे क्या मुझे ये दोनों ही एक्सपेंसेस इंक्लूड करने हैं या दोनों में से कोई एक ही ले, दोनों ही लेने, ये बात हमने डिस्कस करी। तो क्या मैं नोशनल एक्सपेंसेस की जगह अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी ले सकता हूं क्या, बिल्कुल ले सकते। आज लेट सपोज एक बात समझे, जैसे अपन सुनते हैं ना कई बार, अभी एक वो प्रोग्राम चलता है जिसमें लोग आते हैं अपना प्रोडक्ट, शार्क टैंक, यही है ना नाम, उसमें बहुत सारे लोग आते हैं, आकर के वो बताते हैं, उसमें तो कई सारे जो जजेस बोलते हैं उनको शार्क टैंक्स, क्या बोलते हैं उनको, शार्क्स, वो बैठे हैं, तो वो लोग बताते हैं कि सब हम आईआईटी किए हुए हैं और आईआईटी करके फिर हमने कोई एक जॉब करनी थी, और उस समय 45 लाख रुपए का हमारा पैकेज था, लेकिन जॉब हमने छोड़ दी, हमने अपना बिजनेस शुरू किया। अब आप देखिए इस बिजनेस को हम कहां तक ले गए। वो एक को फाउंडर भी बैठी हुई है, एक को कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बेचती है, जो क्या नाम है उनका, जो भी, वो बोल रहे हैं उन्होंने शायद 1 करोड़ रुपए के करीबन का कुछ पैकेज था, उन्होंने वो छोड़ दिया और छोड़ करके फिर अपना एक बिजनेस इनिशिएट किया। तो एक बात बताइए, आप जब किसी भी चीज की कॉस्ट आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो उस कॉस्ट के अंदर आपने जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव छोड़ दिया, क्या उसको इंक्लूड करोगे कि नहीं। आज मैं अपनी बात कर रहा हूं, चलिए मान लीजिए मैं आज पढ़ा रहा हूं यहाँ पे और मनीष सर मुझे सैलरी दे, लेट्स सपोज मेरे जर्नी यार, मैं तो अपना अपना अलग अलग इंस्टीट्यूट खोलूंगा, तो अलग इंस्टीट्यूट खोलूंगा तो मैं यहां से जो इनकम अर्न कर रहा हूं वो इनकम तो एटलीस्ट कमाऊं, जहां अपना बिजनेस शुरू किया है, तो मैं अपनी कॉस्टिंग क्या आइडेंटिफाई करूंगा, उतना तो कमाऊंगा कम से कम, तो जितना अवसर मैं छोड़ के आ गया वो मेरे लिए क्या बन जाएगा, मेरी लागत बन जाएगी। तो कई बार ऐसी परिस्थिति होती है जहां पर लागत वास्तविक तौर पे नहीं दिखाई देती, लेकिन हमें कहां से निकालनी पड़ती है, या तो नोशनल से या फिर अवसर, दोनों में से निकालनी पड़ेगी। एक छोटा एग्जांपल फिर से समझें, जैसे कि एक बात समझना, दशहरे के टाइम पे जहां रावण वगैरह जलता है, दशहरा मैदान है जो भी है, वहां पर स्टॉल लगती है, वहां पे आपने स्टॉल लगाई, आपकी खुद की बेकरी की शॉप है, और बेकरी की शॉप है, तब आपने वहां पेटीज पेस्ट्री वगैरह आप बेचते हैं, तो पेटीज मान लीजिए आप बेचते हैं अपनी शॉप पे 20 रुपए की, तो आज जब आप यहाँ स्टॉल लगाए हो, तो क्या स्टॉल में भी वही 20 रुपए की बेचोगे या कुछ ज्यादा कर दोगे, क्यों, क्यों ज्यादा क्यों कर दिया आपने, है, और उससे ज्यादा कमाने का क्या मतलब हुआ, ये क्या लॉजिक रहा। देखिए दो रीजन है उसके पीछे जो हमको प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है। पहला, फर्स्ट चीज क्या दिखाई देती है कि सब हमने ये स्टॉल लिए तो इसके लिए हमको किराया देना पड़ा, वो किराया भी तो हम अपने प्रोडक्ट जो बेचेंगे उसी में से तो निकालेंगे, पहला। और दूसरा क्या है कि हम अवसर का लाभ उठाना चाहते हैं, लोग आएंगे, भूखे ही आएंगे, यहाँ खाएंगे, तो उनसे एक काम करो ज्यादा ले लो। लेकिन हम सुनते हैं ना कई बार, अब हम तो सब क्या है, एक तो मारवाड़ी रह गए,
भाई राजस्थान में जन्मे मारवाड़ी रह गए, फिर कुछ बनिया बुद्धि भी लगा लेते, बोले एक काम करो रावण जल जाने तो आधी रेट में मिलेगा अपने को। अभी देखो फिर सब क्योंकि निकलने में है, और वो अपना प्रोडक्ट बेच के जाने में, तो आधी रेट में मिलेगा, हम तो बाद में खाएंगे, अभी नहीं खाएंगे। पॉइंट क्या है, आप क्या करना चाह रहे हो, आप जब लागत निर्धारित करना चाह रहे हो तो अवसर का लाभ उठाना चाह रहे हो, तो ये लागत तो लगी ही नहीं है, लेकिन फिर भी आप क्या करना चाह रहे हो, बेनिफिट लेना चाहते हो। इसी तरह से क्या होता है, जब आप रेडीमेड गारमेंट्स की बात करते हो, तो आप शर्ट शर्ट की अगर कीमत देखी जाए, अगर वो आपको 2000 रुपए में शर्ट दे रहा है, तो कायदे से सेट शर्ट जो है 700-800 रुपए से ज्यादा की नहीं बनी, डबल से ज्यादा मार्जिन रखते हैं वो। कारण, क्योंकि रेडीमेड गारमेंट्स बहुत जल्दी से क्या हो जाते हैं, आउटडेटेड हो जाते हैं, बड़े जल्दी हो जाते हैं। तो वो जो डेड स्टॉक है उसका कीमत, उसकी कॉस्ट कहां से निकाली जाएगी, जो प्रोडक्ट आपको बेच दिया गया। तो जो डेड स्टॉक की कॉस्ट हम ऑलरेडी जोड़ करके बैठे हुए हैं। देखिए इंस्टीट्यूशन लाइन के अंदर क्या चीज होती है, कि बात तय है कि 10% फीस नहीं आएगी, बेड डेट्स होती ही होती है, ये तय बात है। बेड डेट्स होना है, सर्विस इंडस्ट्री के अंदर पक्की बात है। हम मान के चलते हैं कि हमने जो साल भर में कमाया होगा उसमें 10% हमारा बेड डेट जाएगा, हमारे को रिकवर नहीं होगा। तो एक बात बताइए, फिर इसका क्या किया जाए, कीमत पहले से बढ़ा के रख लो ना। जब आपको पता ही है कि ऐसा होने वाला है, तो कीमत पहले से बढ़ा के रखो। तो आप समझ रहे हैं, लागत जब आप निकाल रहे होते हैं, कॉस्ट का जब आइडेंटिफिकेशन कर रहे होते हैं, तो कॉस्ट के अंदर आप जो एक्चुअल खर्चे लग रहे हैं, केवल उनकी चिंता नहीं करते, बल्कि जो लग सकते हैं या लगने वाले हैं, उन खर्चों को भी क्या करते हो, ऐड करके चलते हो। तो मैं आपको यही एग्जांपल दे रहा हूं, वो छोटे छोटे जो हमने 3 अभी डिस्कशन किए, कि कौन सा अवसर लागत और कौन सा नोशनल, उनका एग्जांपल लिख रहे हैं इस नोट के अंदर। तो फटाफट फटाफट से लिखते जाइए। पहला, यदि यदि भवन स्वामी का हो, यदि भवन स्वामी का हो, तो ऐसी परिस्थिति में जो किराया वसूला जा सकता था, जो किराया वसूला जा सकता था, उसे उसे अवसर लागत कहेंगे, उसे अवसर लागत कहेंगे। जबकि यदि यह भवन स्वामी का नहीं होता, यदि यह भवन स्वामी का नहीं होता, तो उसे आरोपित लागत, क्या क्या लिखा लास्ट में, यदि भवन स्वामी का नहीं होता तो जो किराया चुकाना पड़ता, जो किराया चुकाना पड़ता, उसे आरोपित लागत कहेंगे, उसे आरोपित लागत कहेंगे। तो लिखिए रेंट, इंग्लिश वाले लिखे, रेंट कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम owned building, from owned building is opportunity cost. But if building not owned, but if building not owned, then rent has to be paid, then rent has to be paid, is known as notional cost या notional expenses भी लिख सकते हैं। सेकेंड एग्जांपल लिखे, जो वेतन मिल सकता, जो वेतन मिल सकता था,
उसे अवसर लागत कहेंगे। परंतु यदि वेतन चुकाना पड़ सकता था तो उसे आरोपित लागत कहेंगे। तो उसे आरोपित लागत कहेंगे। सैलरी which could be recovered या received, which could be received is called as opportunity cost. But if salary has to be paid, then it is called as notional expenses. Next, third लिख दीजिए, interest could be received, इंग्लिश वाले लिख लो पहले, interest could be received on the capital is an opportunity cost. And if rent has to be paid, or rent क्या, interest have to be paid, then notional cost. हिंदी वाले लिखे, यदि स्वयं की पूंजी पर ब्याज मिलता तो वह अवसर लागत कहलाता। जबकि यदि पूंजी की व्यवस्था ऋण से की होती तो चुकाया जाने वाला ब्याज आरोपित लागत कहलाता। कॉस्टिंग यानी कि लागत निर्धारण कहते हैं इसको हिंदी में। कॉस्टिंग को क्या बोलेंगे? लागत निर्धारण। क्या होता है लागत निर्धारण? देखिए एक बात समझे, जैसे गो है, इसका मतलब क्या होता है? जाना। और गो में आईएनजी जोड़ दूं यानी गोइंग, तो ये क्या बन जाएगा? यानी आपने आईएनजी जैसे ही जोड़ दिया तो ये एक प्रोसेस में बदल गया कि नहीं? ये एक प्रक्रिया में बदल गया। तो ऐसे ही हमने यहां पे क्या किया है, कॉस्ट में क्या जोड़ दिया? आईएनजी। इसका मतलब क्या हो गया? लागत ज्ञात करने की प्रक्रिया को लागत निर्धारण कहते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो लागत आप डिटरमाइन कर रहे हैं, किस तरह से डिटरमाइन कर रहे हैं, क्या प्रोसेस है, वो प्रोसेस ही हमारे लिए क्या कहलाएगा? कॉस्ट। तो लिखे पॉइंट नंबर 2, मीनिंग ऑफ कॉस्टिंग, लागत निर्धारण से आशय। मीनिंग ऑफ कॉस्टिंग, लागत निर्धारण से आशय। तो लिखिए, हिंदी वाले लिखिए, लागत ज्ञात करने की प्रक्रिया को
लागत निर्धारण कहते हैं। The process to determine the cost, the process to determine the cost is known as costing. अब बात कर रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंट की। पहले कॉस्ट अकाउंट की अगर मैं बात करूं तो ये क्या बन गया, लागत लेखे। कॉस्ट अकाउंट्स का मतलब लागत लेख या लेखे, यानी आपने क्या बनाए हैं, अकाउंट्स बना दिए। अकाउंट्स बनाने का मतलब क्या है, क्यों बना रहे हैं अकाउंट्स, क्या मीनिंग है इसका। एक बात बताओ, आप अगर कॉस्ट जो लगी है उसे रिकॉर्ड ही नहीं करोगे तो क्या लागत का निर्धारण कर पाओगे, क्या लागत निर्धारण नहीं होगा तो क्या लागत पता चल पाएगी। इसका मतलब है आपको क्या करना पड़ता है, जो जो भी खर्चे हुए हैं उन्हें एक सिस्टमैटिक रूप में लिखना पड़ता है, और वो लिखना जो पड़ रहा है जिस फॉर्मेट में लिखोगे वो तो कहलाएगा कॉस्ट अकाउंट्स यानी लागत लेखे, और जो लिखने की प्रक्रिया है उसे क्या कहेंगे, कॉस्ट अकाउंट। बात समझ गए। तो लिखने की प्रक्रिया तो बन गया लागत लेखांकन, और जिस फॉर्मेट में लिख रहे हैं, जिस प्रारूप में लिखा जा रहा है, वो प्रारूप क्या है हमारे लिए, कॉस्ट अकाउंट। सिंपल सा लॉजिक। अब हमारे सिलेबस के अंदर कॉस्ट अकाउंट से रिलेटेड कोई मतलब नहीं है, ना कॉस्ट अकाउंटिंग है, ठीक है ना। इनका कोई सिलेबस में हमारे जिक्र ही नहीं है। हमारे सिर्फ लागत निर्धारण से संबंध है, वो भी मटेरियल का, वो भी लेबर का, और वो भी ओवरहेड्स का। लिखने से कोई हमारा लेना देना नहीं है हमारे सिलेबस के अंदर, लेकिन फिर भी बेसिक तो है। बेसिक के अंदर ये क्वेश्चंस पूछ लेते हैं हमसे कई बार। तो बताएं, लेखा, लेखा मतलब अकाउंट्स बनाना, आप जो समझ रहे हैं वो क्या है। जब हम अपने लागत का निर्धारण कर रहे होते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि कहां कहां पे एक्सपेंसेस हुए हैं। एक बात समझे, जैसे कई बार होता है कि हम अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में कई बार घूमने गए हैं, और फ्रेंड्स के साथ में गए, मान लीजिए 3-4 जनों का ग्रुप है, वहां लोग गए हैं सब, और हमने क्या करा कि एक पर्सन को अपॉइंट कर दिया कि भैया ये 5,000 रुपए पकड़ो, 5-5 हजार हमारे सबसे ले लो, और फिर उसके बाद जो खर्चा होता रहे वो इससे करते रहना, और फिर लास्ट में जाकर के हिसाब कर लेंगे। अगर कुछ बनता है और देने का तो और दे देंगे, और अगर इसमें बच जाता है तो तुम हमारे को वापस दे देना। यही तो तरीका है। लेकिन एक बार बताओ, हिसाब करेंगे कैसे, जब तक लिखेंगे नहीं। तो लिखना इंपॉर्टेंट हुआ कि नहीं। लिखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हो गई हमारे लिए को, कि अगर लागत का निर्धारण करना है, लागत को ज्ञात करना है, तो सबसे पहले उसे क्या करना पड़ेगा, दर्ज करना पड़ेगा, रिकॉर्ड करना पड़ेगा। रिकॉर्ड करोगे तब जाकर के ही आप अपनी लागत ज्ञात कर पाओगे। फिर दर्ज करना या रिकॉर्ड करना, अगर इस प्रोसेस की बात करते हो, इस प्रक्रिया की बात करते हो, तो ये प्रक्रिया क्या है, इस प्रक्रिया को तो बोलेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग। और जिस फॉर्मेट में लिखा जा रहा है वो फॉर्मेट, वो प्रारूप क्या है, कॉस्ट अकाउंट। तो पहले कॉस्ट अकाउंट लिखेंगे, पहले कॉस्ट अकाउंट लिखेंगे। तो लिखिए मीनिंग ऑफ कॉस्ट अकाउंट। लागत लेखे से, या लेखा जो भी है, क्या बोलते हैं इसको एक्चुअली में, लागत खाता भी बोल सकते हैं क्या। लागत लेखे से अभिप्राय या आशय। तो लिखिए, जिस जिस प्रमाप प्रारूप में, जिस प्रमाप प्रारूप में व्ययों को दर्ज किया जाता है, व्ययों को दर्ज किया जाता है, उसे लागत लेखे कहते हैं या लागत खाता कहते हैं।
लागत लेखे या लागत खाता कहते हैं। A standard format in which expenses are recorded. Expenses are recorded is known as cost account. Next point लिखें, meaning of cost accounting. Meaning of cost accounting. लागत लेखांकन से आशय। लागत लेखांकन से आशय लिखिए, a process to record the cost related transactions is known as cost accounting. Is known as cost accounting. लागत से संबंधित व्यवहारों को दर्ज करने की प्रक्रिया, लागत से संबंधित व्यवहारों को दर्ज करने की प्रक्रिया लागत लेखांकन कहलाती है। एक आखिरी जो है वो हमारे पास क्या है, कॉस्ट अकाउंटेंसी। कॉस्ट अकाउंटेंसी का मतलब क्या हुआ, लागत लेखाशास्त्र। ये लेखाशास्त्र का मतलब क्या होता है, लेखा प्लस शास्त्र। शास्त्र का मतलब क्या हुआ, जैसे अरे शास्त्र होते हैं ना अपने, हमारे अपने जो होली बुक्स कह सकते हैं, जिसको पवित्र ग्रंथ होते हैं। जैसे अगर हिंदू धर्म में बात की जाए तो गीता है, या वेद वगैरह हैं, पुराण है, ये सब हो सकते हैं। या फिर क्रिश्चियंस होते हैं उनके बाइबल है, जो मुस्लिम्स होते हैं उनके कुरान है, जो सिख है उनके गुरु ग्रंथ है, गुरु ग्रंथ साहब जिसको बोला जाता है वो हैं। अगर जैन है तो जिनवानी है। ये सब क्या है, लेखा शास्त्र है हमारे लिए। वो बताते हैं हमारे को कि हमारे धर्म में हमें क्या करना है। अरे भाई, ये शास्त्र हमको क्या बताएंगे कि हमें हमारे धर्म के अनुसार क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अगर इस शास्त्र में मैं लेखा और जोड़ दूं तो ये बन जाएगा अकाउंटेंसी। यानी ये बताएगा कि हमें लेखा किस प्रकार से करना है, उसके फॉर्मेट क्या होंगे, उसका प्रोसेस क्या होगा, उसके रूल्स क्या होंगे, उसके रेगुलेशंस क्या होंगे। यानी अगर अकाउंटिंग से रिलेटेड कोई भी डिटेल आपको चाहिए, हर एक चीज किसमें लिखी हुई होगी, अकाउंटेंसी। और अब इसी के आगे मैं और क्या जोड़ दूं, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये किससे रिलेटेड बात कर रहे हैं, कॉस्ट। तो कॉस्ट से रिलेटेड जो भी रूल्स है, जो रेगुलेशंस है, जो फॉर्मेट है, जो मेथड है, जो भी चीजें हैं, वो सब कहां लिखी हुई मिलेगी आपको, कॉस्ट अकाउंटेंसी। ठीक है, तो कॉस्ट अकाउंटेंसी की अपने आप में कोई परिभाषा तो नहीं है, लेकिन इसमें किस किस को शामिल किया जाता है ये बात लिखी हुई है। तो लिखिए, मीनिंग ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंसी। मीनिंग ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंसी, लागत लेखा शास्त्र से आशय।
तो लिखिए डैश करके, इसमें लागत से संबंधित सभी प्रारूपों, कॉमा विधियों, विधि होती है विधियां, मेथड्स, विधियों, कॉमा नियमों, कॉमा लागत को नियंत्रित करने एवं लागत को कम करने की तकनीकों, कॉमा लागत अंकेक्षण आदि को शामिल किया जाता है। इट इंक्लूड्स all formats, comma methods, comma techniques to reduce the cost and control the cost, comma rules, comma cost audit एक्सेट्रा। अब एक वर्ड यूज किया मैंने, कॉस्ट न्यूनीकरण यानी कि कम करना, और एक मैंने आपको बोला कि कॉस्ट नियंत्रित करना, कंट्रोल करना। तो एक है कॉस्ट रिडक्शन, एक है कॉस्ट कंट्रोल। दोनों क्या चीजें हैं? क्या एक ही बात है या अलग अलग हैं, या आप उससे क्या समझ रहे हैं? एक है हमारे पास कॉस्ट कंट्रोल, एक है कॉस्ट रिडक्शन। लागत नियंत्रण और एक है लागत न्यूनीकरण। ऐसे ही आता है क्या? एक और नया आएगा क्या? बोलते ही नहीं है यार। सही लिखा है क्या ये? बोलते क्यों नहीं हो? बताओ, कॉस्ट कंट्रोल क्या और कॉस्ट रिडक्शन क्या? जैसे हाँ, तो उसको क्या कहेंगे? कॉस्ट कंट्रोल। ठीक है, अच्छा। देखिए एक चीज समझेंगे, बहुत ध्यान से समझना इस बात को। एक पर्सन है जिसके डायबिटीज है, ठीक है, और उस पर्सन के डायबिटीज है, तो अब डायबिटीज मान लीजिए उसका ऑपरेशन होना है और कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी हॉस्पिटलाइज हो गया वो, और डायबिटीज चली गई है 450, जबकि होनी चाहिए 100। तो 450 अगर उसकी डायबिटीज चली गई है और उसका ऑपरेशन होना है, अर्जेंट होना है, क्या किया जाए? क्या किया जाए? ऑपरेशन करना तो नेसेसिटी है। तो अच्छा, 450 के डायबिटीज अगर है तो उस पर ऑपरेशन कर नहीं सकते, तो क्या करना पड़ेगा? ऐसा इंजेक्शन दो कि वो 450 से घट के कितने पर आ जाए? 100 पे। नहीं, ये आपने क्या किया? ये कहलाएगा रिडक्शन, न्यूनीकरण किया है आप। यानी तुरंत जैसा भी पॉसिबल हो उसे तुरंत रिड्यूस करना, वो हमारे लिए क्या कहलाएगा? रिडक्शन है। अच्छा, ये इंजेक्शन जो देते हैं ना, इसका साइड इफेक्ट बहुत तगड़ा है, लेकिन क्या कर सकते हैं? वो साइड इफेक्ट को देखेंगे बाद में, अभी तो काम करो। तो अभी काम निपटाना है, उसको तुमने क्या कहा? रिडक्शन।
अच्छा एक बार बताओ, कंट्रोल किसको कहेंगे? क्या करना चाहिए? होने ही नहीं देना चाहिए, लेकिन हो गई ना यार, अब क्या करें? हो गई तो उसको क्या कहेंगे? मीठा। कम नहीं, खाओ ही मत। कम क्या होता है? खाओ ही मत। सुबह शाम घुमा करो। ये जो दवाई है रोज लिया करो। तो वो क्या रहेगी? कंट्रोल रहेगी, नियंत्रण में रहेगी। तो एक बात बताओ, दोनों में से बेस्ट ऑप्शन कौन सा है? कंट्रोल ज्यादा अच्छा है कि रिडक्शन ज्यादा अच्छा है? कंट्रोल। लेकिन दोनों में सतत रूप से चलने वाली प्रक्रिया कौन सी है? कंट्रोल या रिडक्शन? ये सतत रूप से रहेगी। आज आपने इंजेक्शन लगा करके इसको 450 से 100 पे ले तो आए, लेकिन कल को फिर वापस वैसी लाइफस्टाइल आपने रखी, वो मीटर चालू रखा, तो ये 100 से वापस 450 बढ़ने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। तो इसका मतलब क्या है? ये वन टाइम इफेक्ट दे रही है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट है। बेटर कौन सा है हमारे लिए? अरे एक इंग्लिश में कोटेशन बोली जाती है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। उपचार से ज्यादा बेहतर क्या है? रोकथाम है। तो इसका मतलब लागत को बढ़ने ही मत दो, उसे क्या करके रखो? नियंत्रित करके रखो। लेकिन अगर अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से लागत बढ़ गई, तब उसे क्या करना पड़ेगा? कम तो करना ही पड़ेगा ना। तो देखिए एक बात समझना, अगर आप कॉस्ट रिडक्शन की बात कर रहे हो, तो मैंने क्या कहा? आगे आने वाले प्रभावों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो रिडक्शन भी यही चीज कह रहा है। कॉस्ट रिडक्शन ने क्या कहा? आप अपनी लागत हर जैसे भी पॉसिबल हो, हर सिचुएशन में आप उसे कम करने की कोशिश करो, ये चेक किए बगैर कि उसका भविष्य में क्या प्रभाव पड़ने वाला है। इसका मतलब हम अपने उत्पाद की क्वालिटी को भी गिरा सकते हैं। किस केस में? रिडक्शन में। लेकिन उत्पाद की क्वालिटी नहीं गिरेगी किस केस में? समझ गए? जैसे कहते हैं ना डॉक्टर्स के, एक बार इंसुलिन लगना चालू हो गया तो भैया अब तो इंसुलिन पे जिएगा ये। तो हर आदमी जब इनिशियल स्टेज पे है और उसकी मान लो इतनी शुगर चली गई है, तो डॉक्टर पहले कोशिश, अगर समझदार डॉक्टर है तो कोशिश करेगा, बोले देखो पहले ये मेडिसिन लो और कुछ लाइफ स्टाइल में चेंज करो, कोशिश करेंगे इसको वैसे रिड्यूस करने की, इंसुलिन मत लो, क्योंकि एक बार इंसुलिन लेना शुरू कर दिया तो अब उसके आदी बन जाओगे। तो ऐसे रिडक्शन भी है। रिडक्शन क्या है? रिडक्शन क्या है? आपको लागत कम करनी है, भले ही आपको अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी गिरानी पड़े, लेकिन यहां पे प्रोडक्ट की क्वालिटी गिरती नहीं है। तो हर तरीके से मैं, बेस्ट सिचुएशन कौन सी है? कंट्रोल। ठीक है। तो जब कल हम मिलेंगे तो मिलते ही सबसे पहले इनका डिफरेंशिएशन लिखेंगे कि लागत न्यूनीकरण क्या है और लागत नियंत्रण क्या है, फिर उसके बाद आगे बात करेंगे। ठीक है।